ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष समझौते के मोड़ पर आकर रुका हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से, विशेषकर अमेरिका की ओर से बयान आता रहा है कि अब हम समझौते के बिल्कुल करीब हैं। यह दावा लगभग एक माह से किया जा रहा है, परंतु क्या आंतरिक बातें हो रही हैं, वह आधिकारिक रूप से बाहर नहीं आ रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ता मुख्यतः ईरान के परमाणु बम बनाने के सभी प्रयासों को बंद करने, आरक्षित यूरेनियम को सौंपने या नष्ट करने तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त शुल्क के सभी के लिए खोलने जैसे विषयों पर सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी ओर ईरान अपनी पूर्व मांगों पर भी अड़ा हुआ है। उसकी प्रमुख मांगों में युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों पर लगी पाबंदियों को हटाना तथा भविष्य में ईरान पर दोबारा किसी प्रकार का हमला न करने का आश्वासन शामिल है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच ईरान ने इजराइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी हमलों को भी वार्ता में बाधक तत्व बताते हुए 1 जून को बातचीत बंद कर दी। ईरान और उसके समर्थित हिजबुल्लाह की मांग है कि इजराइल लेबनान में अपने सभी हमले तत्काल रोके, हार स्वीकार करे, अपनी पूरी सेना हटाए और लेबनान के क्षेत्र को छोड़कर चला जाए। इसी मुद्दे को लेकर ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई गर्म बातचीत के रूप में देखा गया। इस बीच अमेरिका इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम कराने की बार बार कोशिश कर रहा है। इस संबंध में इजराइल की शर्त है कि हिजबुल्लाह की गोलीबारी और रॉकेट हमले पूरी तरह बंद हों। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से हटे, विशेष रूप से लितानी नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र से उसके लड़ाके और हथियार हटाए जाएं। लेबनानी सेना सीमा क्षेत्र का नियंत्रण संभाले। अमेरिका की योजना में ऐसे पायलट जोन बनाए जाने की बात है जहां केवल लेबनानी सेना रहे और कोई गैर राज्य मिलिशिया न हो। साथ ही इजराइल चाहता है कि यदि हिजबुल्लाह फिर हमला करे तो उसे जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्रता प्राप्त रहे। उधर युद्ध विराम के इन प्रयासों के समानांतर क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी जारी रहीं। इसी दौरान अमेरिका ने समुद्री यातायात तथा अमेरिकी सेनाओं की आत्मरक्षा के लिए कैश्म द्वीप और गोरुक क्षेत्र में स्थित रडार एवं सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। इन घटनाओं ने केवल क्षेत्रीय तनाव ही नहीं बढ़ाया, बल्कि अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पारित किया, जिसका उद्देश्य ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई जारी रखने से रोकना है। युद्ध जारी रखने के लिए पेंटागन और व्हाइट हाउस द्वारा लगभग $200 अरब की अतिरिक्त सैन्य फंडिंग की मांगों को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। इसके साथ ही कुछ प्रश्न प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। युद्ध का स्पष्ट लक्ष्य क्या है? इसका कुल खर्च कितना होगा? और क्या अमेरिका एक लंबे मध्य पूर्वी युद्ध में फंसा रहा है? इसके अलावा तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई तथा जनता में बढ़ता विरोध भी ट्रंप के लिए नई कठिनाइयां खड़ी कर रहे हैं। अब अमेरिका के कुछ प्रश्न चर्चा में हैं। राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियां कितनी होनी चाहिए? क्या यह युद्ध अमेरिका के लिए आर्थिक बोझ बन रहा है? क्या अमेरिका पुनः फॉरएवर वॉर्स में फंस रहा है? और क्या कांग्रेस को दरकिनार किया गया है? अब तक की स्थितियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध लंबी अवधि तक चल सकता है। यदि इसमें शामिल देशों की मंशा पर ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इतने विवश क्यों दिखाई दे रहे हैं। इजराइल अपनी आत्मरक्षा तथा अपने अस्तित्व के प्रश्न को लेकर इस संघर्ष में शामिल है। वह चारों ओर से ऐसे सेमिटिक धर्म वाले देशों से घिरा है
जिनमें से अनेक उसे समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इजराइल अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और दृढ़ दिखाई देता है। इसी कारण छोटे क्षेत्र और सीमित जनसंख्या होने के बावजूद वह किसी भय, किसी शक्तिशाली संगठन, मंच या समूह के दबाव अथवा अपने विचार में निरर्थक तर्कों के सामने झुकने, मानने या समझौता करने को तैयार नहीं हुआ। जैसे स्पार्टा ने अपने से कहीं बड़ी शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया था। यद्यपि इस प्रसंग का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आत्मरक्षा के नाम पर दूसरे को हानि पहुंचाने से कभी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके विपरीत दूसरे पक्ष में घृणा, वैमनस्य, प्रतिशोध और बदले की भावना घर कर जाती है। इसलिए अंततः प्रश्न केवल शक्ति का नहीं बल्कि परिवर्तन का भी है। अब देखना होगा कि मूसा के वंशजों में क्या सिद्धार्थ जैसा कोई आएगा जो अंगुलीमाल जैसी मिलिशियाओं को परिवर्तित कर सके। दूसरी ओर अमेरिका है जो श्री बड़बोल ट्रंप की महत्वाकांक्षी व्यापारिक संकल्पनाओं से संचालित होता दिखाई देता है। ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकना, शासन परिवर्तन के माध्यम से स्वतंत्रता बहाल करने का दावा करना, अपने कार्यकाल को सुनिश्चित करना, एक शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करना तथा आर्थिक हितों की पूर्ति जैसे जैसी मंशाओं ने उसे हॉर्मुज में फंसा दिया है। किंतु यदि उद्देश्य और मंशा सही न हो तो व्यक्ति अथवा राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न क्यों न हो, उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी व्यर्थ हो जाती है। ईरान जो प्रभुत्व संपन्न होने का हवाला देते हुए अपनी सेमेटिक मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अपने इस उद्देश्य को लेकर काफी स्पष्ट रहा है और लगातार प्रयास करता रहा है। पूरे मध्य पूर्व को एकीकृत कर उसका नेतृत्व प्राप्त करने की मंशा में वह आतंक के प्रसार का भी सहारा लेता रहा है। परंतु जरतुस्त्र की भूमि पर वह वहां की असंतुष्ट जनता को कब तक शक्ति और बल प्रयोग के माध्यम से दबा कर रख सकता है, यह भविष्य के गर्भ में है। इस युद्ध से खाड़ी देशों में एक अलग प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल सकता है जो भविष्यगामी होगा। खाड़ी देश जहां लंबे समय से राजशाही शासन चलता आया है, अपनी राज सत्ता के समाप्त हो जाने तथा अपनी सुरक्षा के भय से अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे सबसे अधिक सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान के हमलों ने उनके इस मिथक को काफी हद तक तोड़ दिया है। अब वे अपनी सुरक्षा के लिए अन्य शक्तियों, विशेषकर यूरोपीय देशों की ओर भी देख रहे हैं। आगे जैसे जैसे इस विषय में उनकी निर्भरता बढ़ेगी, वैसे वैसे उन्हें भी बाहरी देशों के उस दबाव का अनुभव करना पड़ सकता है जिसे वे अब तक अपने देशों में विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के माध्यम से टालते रहे हैं। संभव है कि इसके परिणाम स्वरूप वहां कुछ अधिक खुलापन दिखाई दे। ये सारी बातें केवल एक पक्ष हैं, किंतु वास्तव में ये पूरी चल रही घटना पृथ्वी के विकास क्रम में किस प्रकार सहायक हो रही है, इसे तो आत्म जागृत आंखें ही देख और बता सकती हैं। तो इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। काफी अच्छे पॉइंट मिले, कुछ पॉइंट छूट गए, वो सब प्रश्न आएगा, आप सोचोगे तो प्रश्न आएंगे, वो सब निकलेगा। हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्या है वो सब। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। रोज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी इसमें आपके इतनी चीजें पड़ी, आपके मन में कोई विचार आएगा आप एक्सप्रेस करो। अगर भूमो की तरह बैठे रहोगे तो सोच विचार करोगे तो प्रश्न में आएंगे, हमें एक तरह की थोड़ी सी परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग ऐसे समय पाके धीरे धीरे होता। दुनिया का लक्ष्य अपना एक ब्लॉग बड़े वाला है, हाँ बड़े वाला है ना, तो क्लासरूम में वहाँ अंबिका वहाँ वो यहाँ रख
देखना। इसमें ये लिखा बोला था कि मिडिल ईस्ट में अब चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर, कि वो अब यूएस पे इतना निर्भर नहीं होना चाहते जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और वो अब यूरोप की तरफ ज्यादा झुक रही है अपनी सुरक्षा के लिए। यूरोप तो बिल्कुल बेकार है। ये लिखा था ना। हाँ, नहीं वो कह रहा हूँ, वो बातचीत है ना। यूरोप में तो कोई दम है ही नहीं। वही मैं कहा पूछ रही हूँ। यूरोप तो एकदम बकवास है। यूरोप तो अपनी सुरक्षा की चिंता है, और यूरोप के लिए अमेरिका यूक्रेन हमारी रक्षा करेगा, ये देखो ये है, वो क्या रक्षा करेंगे किसी की। बहुत बुरी हालत है यूरोप में, बहुत बुरी। वो तो हिल गए, उन्होंने पैसा खर्च किया नहीं, खाली आराम में खाने पीने में रहे। अब न तो हथियार बना सकते हैं, न अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है, ये दिक्कत है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि उनको अपनी सुरक्षा क्यों चाहिए, वो तो हमें पता है कि वो राजशाही है, वो अपने प्राप्त केंद्रित, अपनी फैमिलियों पर, अपने सुख पर केंद्रित है। पब्लिक से उनको ज्यादा मतलब है भी नहीं। मैं नहीं कह रहा कि पब्लिक को किसी को मतलब, यहाँ भी किसी को है, यहाँ भी किसी को पब्लिक से मतलब नहीं, न चाइना में, न यहाँ, न कोई देश ऐसा है जहाँ किसी को मतलब हो। पर यहाँ वो एक फॉर्मेशन है कि पब्लिक हम कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, करने को तो कुछ नहीं, वो ये हल्ला गुल्ला भी नहीं कर सकते। हम पब्लिक के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हैं, पब्लिक का ही वो कह रहे हैं, हम तो पब्लिक के लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं, पर आप लोगों की समझ नहीं है, हमारी समझ है। ये करके नहीं, विश्वास नहीं, इनका भी वही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पब्लिक का कोई ज्यादा अहित या कुछ ऐसा हो रहा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। पर वो लोग पहले तो अमेरिका से उसकी मिलिट्री की सुरक्षा करके भी कोई अपराइजिंग होगी, तो अमेरिका के डर से पहले तो होगी नहीं, होगी तो अमेरिका तो बचेगा, इसलिए वो अमेरिका से कर रहे। अब उनको लग रहा है अमेरिका रिलायबल भी नहीं है, और किस हद तक अमेरिका हेल्प में आएगा। यूरोप को अवेकनिंग हो रही है, वो अपने वाइट जो सेटलर्स हैं जो यूरोप से ही आए थे, वो उसको ही सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, हमारे को क्या सपोर्ट कर, तो अपना पैसा ले रहे हैं उसका बात। हाँ, और ईरान ने जो काम किया है, हमला किया, वो देख रहे हम वल्नरेबल हैं, फिर अमेरिका सपोर्ट पे आए, मिलिट्री से हुआ। अमेरिका ने 2 बार रक्षा की, एक बार तो कुवैत को कब्जा कर लिया था तब किया, दोबारा फिर उनको फिर लगा कि इराक फिर करेगा, तो इन्होंने इराक को वो किया, इसलिए अमेरिका का वो दम था। और अब अमेरिका में उनको लग रहा है कि कोई दम है नहीं, और वो अपने इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि उसके ऊपर आप लाइक कर। तो अब हमें उनकी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि वो क्या करें, है ना? और वो कर रहे हैं, वो रीडिंग हमारे को आनी चाहिए। अगर आप उनकी पोजीशन में, तो आप क्या करो, ये अपने सोचो तो फिर समझ। उन लोगों के सामने अब अपने एक दृष्टिकोण से करें, फिर ईरान के दृष्टिकोण से करेंगे, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है, फिर इजराइल के दृष्टिकोण से करेंगे, फिर अमेरिका के दृष्टिकोण से अपने बात करेंगे। जब दृष्टिकोण किसी का भी प्रभावी है कहने का होता नहीं, तब हमें समस्या का थोड़ा सा रोड्स आएगा। अगर ये समस्या आपके सामने आती तो आप क्या करते, उस संदर्भ में आप देखो। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा एरिया है, रिच भी है, पैसा भी। तो सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ तो पूरा था ही हो। उसने एक प्रैक्टिस कर रखी थी, पाकिस्तान की आर्मी रखी है ना, कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग के भी हमें जरूरत हो तो तुरंत दौड़ भेज दो, 5-4 हजार आदमी तो आर्मी रखे, तो कोई भी खड़ा हो तो वो पाकिस्तान की आर्मी तो वहां का जो शाह है, सऊदी अरब का रूलर है, उसका साथ देगी, और कोई मतलब है नहीं। तो नौकरी भी वही दे रहा हूँ कि नौकरी पे तो इसलिए पब्लिक को देखना पड़ेगा इस मिलिट्री से। अमेरिका की मिलिट्री कितना साथ दे वो अलग है, अमेरिका मिलिट्री ज्यादा छोड़ता नहीं, पर ये तो अपने बिल्कुल खरीदे हुए हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम फंड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो अफोर्ड कर नहीं सकता हमारे से खिलाफ करके। सऊदी अरबिया ये अरेंजमेंट करता शुरू से, बहुत पुराने
पाकिस्तान में ये कैसा कर रखा है कि सऊदी अरबिया को डिफेंड होना चाहिए, वो हजरत की काबा है वहां पर, इसलिए उसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें करके ये अरेंजमेंट था, अभी भी है। अब आप ये सोचो कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसमें जो जवाब आनी चाहिए वो मैं चाहता हूँ कि हम शेयर करें एक दूसरे से। आप भी बताओ, आप उनकी परिस्थिति में तो क्या करो आप। जो सारे मुस्लिम नेशंस हैं उनको आपस में यूनाइट होके एक दूसरे को सपोर्ट, स्पेशली जो सुन्नी, उनको प्रॉब्लम तो मुस्लिम नेशन से ही है। हाँ, तो जैसे सुन्नी यूनाइट कर ले अगेंस्ट, सुन्नी तो यूनाइटेड थे ही शियाज के खिलाफ। पाकिस्तान में सारे दिन वो शिया को मारते थे, उनकी मस्जिदों में हमला करा, 100, 200, 500, 50 आदमी जाए जो मर ही रहे थे, है ना। और इराक में अमेरिका के टेक ओवर करने के बाद में 5, 6 और 7 साल तक रोज 100, 200 आदमी मरते थे शिया सुन्नी के संघर्ष, उनके मस्जिद छोड़ के। क्यों कि पहले सुन्नी का राज था, मेजोरिटी शिया की थी, राज सुन्नी का था, सद्दाम हुसैन सुन्नी था। अब उनके हाथ में राज चला गया तो उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, तो उन्होंने इतनी ब्लड शेड हुई है वहां, लाखों आदमी मरे। तो वो तो ब्लड शेड तो उनका बहुत ज्यादा है। तो उनकी आपस में दुश्मनी है। इराक अभी भी सिंपैथेटिक है ईरान से ही पूरा, और अमेरिका अपनी फौज वहां रख रखी है इसके जवाब में, नहीं तो वो ईरान के साथ हो जाएगा वो 1 मिनट। और ईरान को सारा अवेलेबल है इराक। सीरिया भी अवेलेबल था, सीरिया में बदल गया, सुन्नी ने कब्जा कर लिया शिया क्वार्टर। वो शिया किंग था, मेजोरिटी सुन्नियों की थी, वहां भी वो रिवर्स हो गया। ये पोजीशन तो सब चेंज हुई। जो आईएस था, आईएस जो था वो सुन्नी था, और उसका मेन उद्देश्य है शियाओं को मारो, नॉन मुस्लिम है उनको तो मार ही डालो, उनका तो बचने का मतलब ही नहीं। पर शिया मुसलमानों को भी बच, वो ही पास में थे तो उनको भी मारो पर। इसमें सुन्नी लोगों ने भी देखा है बहुत ज्यादा खराब, जिस तरह से वो कर रहे थे औरतों के साथ। और यही अगर इस्लामिक स्टेट का रिकॉर्ड है कि ऐसा ही इस्लाम होता है तो ये तो बड़ी बेकार काम है। तो वो और कुर्द जो है ना, उन लोगों ने उनको खत्म किया। कुर्द है वो जो शिया सुन्नी से वो है सुन्नी, और बेसिकली वो नहीं किसी में अपने अलग है, तो उनको भी थ्रेट हो गया, तो उन्होंने उसको न सीरिया का जो राष्ट्रपति था वो शिया था, तो वो पूरा खिलाफ था ये इस्लामिक स्टेट। कुर्द लग गए, ये सब थे, रशिया ने उसे हेल्प कर रहा था उसको, इस तरह से उसको निपटाया। न कोई अमेरिका ने, कोई अरब देशों ने सपोर्ट किया ये तो कौन करेगा। इस तरह से वो खत्म हुआ। ये सारी स्टोरी अब तो शिया सुन्नी में कोई बहुत ज्यादा रेपट होता है नहीं। भाई ये क्या कदम उठा रहे हैं वो भैया, ये लोग जो रूलर्स हैं, कुवैत में है, उसमें है, बहरीन में है, कतार में है, सऊदी अरबिया में है, यूएई में है, सब यही लोग सब रूलर्स हैं। तो बातचीत तो हो रहा है, जैसे ईरान से भी कुवैत में गए थे बातचीत करके, ईमान से हो ही रहा है। लेकिन कल से क्या हुआ कि ईरान में इजराइल पर हमला कर दिया, ईरान में इजराइल पर हमला कर दिया फिर से। इसराइल पे हाँ, ना, नहीं कल किया है रात को, कितने बजे? आई थिंक 12 बजे ऐसे किया होगा। फिर इजराइल ने ईरान पे कर दिया। इसराइल में 5 मिनट पहले ही लगा। आप इसराइल तो कभी फेल होता ही नहीं।
ये गारंटीड है, आपने हमला किया तो वो तो वापस लौटे। अभी दोनों में हमला चालू हो गया, क्योंकि जो बातचीत का जो भी संभावना बन रहा था वो तो बिल्कुल बंद हो गया। जैसे अभी कुवैत इसमें आगे बढ़ा होगा, ओमान तो पहले से था ही। इजराइल और यूएई का जो बातचीत था तो उसके थ्रू मध्यस्थता होने की थोड़ी सी संभावना बन रही थी, लेकिन अब हमले के बाद से तो नहीं, इसका बेस्ट यूएई तो अभी मध्यस्थता चाहता ही नहीं। यूएई का तो मतलब ही नहीं है। कल ही का उसका स्टेटमेंट था, कुवैत के साथ हमले सारे बदमाश हैं, इनको मारो, ईरान वालों को। ये था उनका, इसके खिलाफ हमें कदम उठाना चाहिए। वो सब बकवास बातें हैं। अमेरिका इस न्यूज रिपोर्टिंग की कोई वजह नहीं। ये लोग तो यूएई तो इजराइल के साथ पूरी तरह से जुड़ा है। हिंदुस्तान, यूएई और इजराइल, हिंदुस्तान ऊपर से करता है, अंदर से यूएई और इजराइल के साथ पूरी तरह से वो अपनी ऊपर से बनाए रख डालते। वो कभी सामने कोई चीज आता नहीं दिखाती। चीज जो यूरोप कर रहा है वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे यूक्रेन से वो ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें अपनी सुरक्षा के लिए, ये कर ही रहा है यूरोप तो। उसमें इसके लिए इसका मिडिल ईस्ट से क्या रिश्ता है? तो वो भी ये आ सकते हैं। जेलेंस्की भी तो अभी गया था किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में। मिडिल ईस्ट कंट्री ने उसने मांगा तो दिया, उसने हाँ। सऊदी अरबिया को दिया, इनको दिया है। हाँ। उसका उस बात से क्या रिश्ता है? यूरोप का भाग लेने का, यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता है। हाँ। तो ये भी सिमिलर, हमें मिडिल ईस्ट में सिमिलर स्ट्रैटेजी यूरोपियंस में क्या दम है? यूक्रेन से यूक्रेन के साथ क्या किया यूरोप ने? अमेरिका ने क्या किया? बदतमीज। उन्होंने गारंटी दी थी, कुछ नहीं किया। तो उनकी गारंटी की क्या वैल्यू है? यूक्रेन से ये लोग ले रहे हैं ना टेक्नोलॉजी। यूक्रेन क्या कर ले बेचारा, टेक्नोलॉजी दे दे, पर यूक्रेन के पास कोई फाइटर है क्या? यूक्रेन ने उनको टेक्नोलॉजी दिया, उनके आदमी नहीं है ऐसे। वो आदमी वफादारी नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है उनका। आपके लोकल आदमियों का जब आपको विश्वास ही नहीं है, समस्या ये है उनके साथ। अब आप देखो यूएई में कितने लोगों को निकाल दिया, पाकिस्तानियों को निकाल दिया, जो भी सस्पेक्ट है उनको निकाल दिया। हिंदू को नहीं छेड़ेंगे कि वो तो एंटी है, वो तो मुसलमान के साथ किसी के साथ उससे मिलेगा नहीं, उनको दिक्कत है नहीं। उनकी सिटीजन से उनको भी सिटीजनशिप छीन लेते। कुवैत ने छीन लिए, 16% आदमी की सिटीजनशिप छीन ली उन्होंने। बताओ वहां के सिटीजन, हम तो इंडिया में आप मानो 16% का करने का मतलब कितने हो? 25 करोड़ आदमियों को आप सिटीजनशिप छीन लो 1 मिनट की, सोचने की बात नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, अपने सिटीजन को 16% को सिटीजनशिप छीन ली। विदेशी थे, जो भी सस्पेक्ट थे, जिनका भी जरा सा था, उनको जेल में रख दिया, हाथ के हाथ नीचे बाहर निकाल दिया। तो वो मिडिल समझौते ही उन्होंने कहा ये बिल्कुल बकवास है और इनके खिलाफ हमें करना चाहिए। यूएई से नजदीक आ रहे। ओमान जो है वो है तो सुन्नी देश, वो कोई इस तरह का कदम नहीं उठा रहा, कर नहीं रहा, क्यों? बनने पर बहुत है, वो छोटा सा देश है, तो वो इसमें नहीं है। वहां का से किसी तरह का है कि वो कुछ बीच में नहीं पड़ते, इसलिए मध्यस्थता भी करा रहा था। वो तो कराई, कोशिश कर ही रहा। तो ये लोग एक तो अपने जो रिलायबल आदमी नहीं उनको निकालना, विदेश से आए हुए उनको तो भेज दो वापिस, जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं या एजेंट बन सकते हैं। जो सिटीजन है जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी वो तो सिटीजनशिप अमेरिका में तैयार हो गए थे। ये 2001 में वो हुआ था, तो जरा सा भी बढ़ता तो सारे मुसलमानों की सिटीजन छीन लेते हैं, किसी वक्त उनको डंप कर देंगे उनको, और उनके देश नहीं ले रहे तो समुद्र में डबो दो उसको, ये नहीं लगाते वो लोग। बड़े सेंचुरी में अपने देश की उनको अपने पर तकलीफ आए ना, तो वो कोई सिद्धांत नहीं, तो आप लोगों के लिए है, वो उनके कोई नहीं है।
अब अमेरिका थोड़ी हिम्मत करके बांग्लादेश होगी, अमेरिका कर रहा है इसलिए तो कर रहा है कि उठा के बार फेंक दो, ये करो सारे नहीं। यूरोपियंस भी कर रहे हैं। तो अब दूसरा वो बोले, अब पहले नहीं तो वो लेक्चर देना शुरू कर देते। अब वो लेक्चर किस बात से अमेरिका लेक्चर दे, क्या यूरोप लेक्चर दे इस बात का? ये तो पूरा लेक्चर शुरू रहते हैं, आपको जरा सी करते ही यहाँ के धर्मनिरपेक्ष खड़े रहते हैं। अब वो बोले क्या? एक तो कदम ये उठाया इन लोगों ने, और उठा ही रहे। सर्चिंग चली रहेगी, जहां भी जिसका पता चल जाएगी कोई वीडियो से शेयर कैसे, उसको सबको निकालो। अमेरिका में करते ही नहीं। जरा सा आपका कोई वीडियो ऐसा कोई मिल जाए तो उसके इमिग्रेंट्स को उसी से छीन लेते हैं, इमिग्रेशन भी निकाल देते। और क्या करते, ये काम कर रहे हैं। सऊदी अरबिया ने मिलिट्री संगठन बनाया है ना, म्यूचुअल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से किए, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की और इजिप्ट, ये चार बड़े देश हैं। बहुत बड़े, चार बड़े से बड़े चार इस्लामिक देश हैं। इसके खिलाफ ओबियसली इंडिया और जो भी आदमी नॉन मुस्लिम इस तरह का है, इजराइल तो है, इजराइल इंडिया तो मेन है। तो आपको पता ना कि वो जब वो हुआ था 2001 में अटैक हुआ था, इसके पहले की बात है। पाकिस्तान में खूब थाई इनका टेररिज्म का, तो खूब इंडिया में फैला रहे थे, कर रहे थे। तो कोई अमेरिकन गया तो उसने कहा जूते पहन के चलो, अमेरिकन फ्लैग, जूते रखो इसमें, इजराइल का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, इस पे थूको, जूते रखे, ये हमारे 3 दुश्मन। उनको ले गए, उन्होंने फिर रिपोर्ट आई थी सर अखबार। उस वक्त था, फिर वो मारपीट हुई, सारे काम हुए। मेंटेलिटी तो वो की वो है, फर्क है। तो वो एक इन्होंने किया। अब वो कितना इफेक्टिव होगा नहीं होगा, और पाकिस्तान अमेरिका से भी रखना चाहता है। न चाइना उस चीज को सपोर्ट करता है, न अमेरिका करता है। सबसे बड़ी जो चीज है, ईरान के ऊपर दबाव क्या है, न तो रशिया न चाइना इस बात के सपोर्ट में है कि वो एटम बम बनाए। ये नुकसान है, ये दबाव है, वो छोड़ना नहीं चाहते। वहां की मिलिट्री, वहां की मिलिट्री चाहती है हमारे पास एटम बम हो जाए तो फिर पब्लिक खड़ी हो नहीं सकती। हम तो कहते हम बम डाल दें। इजराइल तो है ही, और सारे अरब कंट्री को दबा के रखे, उनका अपनी जिंदगी। क्यों माइनॉरिटी में है, ईरान में मेजोरिटी नहीं है शिया की। अब सवेरे कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? ट्रम्प तो बोला है कि ईरान ने तुम पर हमला कर दिया, इजराइल ने तुम पर कर दिया, बंद करो, बैठ कर बात करते हैं। हमले से फायदा नहीं, बैठ कर बात करके समाधान करते हैं। बकवास। अरे वो तुमको कुछ दिन देख रहे हैं, तुम्हारे कहने से क्यों तो बात कर रहे हैं, क्या करें, तुम्हारी वैल्यू क्या है? इजराइल पे आप हमला करो, अमेरिका कहेगी तुम जवाब मत दो, तो इजराइल फिर सुनने वाला। हिंदुस्तान तो नहीं है ये। इतना सकत थी वो, हिंदुस्तान वाले बेचारे तो बहुत तैयार थे, भाई तो बहुत तैयार थी, फिर जानर जीरो लड़ना चुनी। तो हिंदुस्तान तो ऐसा है, ये तो खूब तैयार थे पहले। अमेरिका नहीं, वो तो कह रहे इसका, और फिर बहादुरी की दुड़ुक से हमने ये कर दिया और वो कैसा है। कमीने आदमी, तुम भयभीत हो रहे थे, उसने कहते ही तुम भाग के उसके कर गए।
न कोई सर्च करी न कुछ नहीं करी, तुरंत बोले हाँ बस। तो फिर दिखाते ही हैं कि हम कितने बात खाली जमाली फतेह। इजराइल को तो जमाली फतेह चाहिए। तो सोच सिर में मारता है, दिख ही रहा है तो लड़ाई तो क्यों हिजबुल्लाह को वो मारेगा ना, तो ईरान की तकलीफ बहुत होती है। क्यों इनको पैसे दे दे के उनको सबको करते हैं, आप कल्टीवेट करके आपका काम कर रहे हैं। अब आपको पता है इसमें एक डेवलपमेंट जो इसमें आना चाहिए था, वो क्या है कि सबसे बड़ी क्रिटिकल बात है, जब ट्रंप ने उसको कहा नेतन्याहू के बारे में, तो इजराइल ने उसको कहा थोड़ा दिमाग खराब है क्या, क्या बात कर रहे हो, वहां भी जो तो बोला नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरी कुछ बात नहीं। फिर ऐसे ही चलती बात है, हम तो इजराइल के साथ हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कर रहे। दूसरी बात, जो लेबनान है, आप उससे समझौता करा रहे हो, है ना, यही तो कह रहे हैं लेबनान की गवर्नमेंट से, है, पर भाई इजराइल को नहीं लड़ना चाहिए, वो करना चाहिए। आप ये कह रहे हो, लेबनान क्या कहता है ये सुनो। उसने कहा बदमाश ईरान है, वो अपने फायदे के लिए हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, बदतमीज है। तो अमेरिका की पोजीशन क्या रही, इजराइल को क्या बोलो आप, अरे लेबनान से पूछो कि कौन सा क्या कर रहा है। जो वहां की गवर्नमेंट है वो तो कह नहीं रही कि इजराइल से हमें प्रॉब्लम है, ईरान से हमें प्रॉब्लम है। अब ट्रंप का कितना कंप्रोमाइज हो गया। अजी सेवन को हमला मत कर, लेबनान का और ये है, पिछली गवर्नमेंट क्या नहीं, वो है इजराइल शिकायत करते हैं, ईरान शिकायत करता है कि जब हमला करते हैं ये नाजायज और वो है। लेबनान क्या कह रहा है ये पूछो। वहां के फर्स्ट राष्ट्रपति ने कहा हमारे साथ बहुत अत्याचार बदमाशी के लिए ईरान ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश को सत्यानाश किया, एक शब्द उसने इजराइल के खिलाफ। अब ट्रंप की क्या करें, मिट्टी पलीद होगी। आप इतनी बात उठा रहे हो, वहां के आदमी से तो पूछो समस्या किसकी है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। फिर ये हिजबुल्ला ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वही बात यार, आप पैसा देके नौकर रख रहे हो और उसको हथियार दे रहे हो, आपको सपोर्ट करने की बात क्या है। आप कहोगे वैसे करेगा कि नहीं, ये भेजे हुए हैं उनके हैं। और वहां के जो मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, इस्लाम की बात करते हैं, तो मुसलमान भी बड़ी संख्या में मुसलमान के खिलाफ। लेबनान में 50% ईसाई है, 50% मुसलमान है। तो ईसाई तो जड़ पेट से सारे के सारे खिलाफ। उन्होंने कितनी वार करती है, कितने ईसाई मर चुके हैं हिजबुल्लाह के हाथ से, कितने हिजबुल्लाह मर चुके। ये लड़ाई तो देखो आप 50 वर्ष से वो मर चुके। और मुसलमान जो है उनमें भी मेजोरिटी खिलाफ। अब आप कठमनी लेते हो बंगाल में, तो कोई डर से तो बुलाए, आपको कौन चाहेगा। तो हिजबुल्लाह ये काम वसूल नहीं करता है, सरकार को उठा के कुछ नहीं, वसूली नहीं, जो जान से मार देंगे। नहीं ईसाई को छोड़ता है ना मुसलमान को छोड़ता, पैसे चाहिए उसको, ऐसी संस्था। आप समझे ना, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, हमारे प्रति अत्याचार हो रहा है, देश को सत्यानाश कर। और सारे कह रहे थे मौका देख रहा, वो तो बोला इजराइल हमला करे, थोड़ा ज्यादा कर दे तो इंसानों के हथियार छीन ले इजराइल। तो सब लोग ये कह रहे हुए आप इजराइल कर रहा है, अब आ जाओ इजराइल के साथ हो जाओ, हथियार छीन लो, बोले थोड़ा मुसलमानों का मंगा जाएंगे इजराइल में। क्या नहीं, हम गवर्नमेंट हमारी ताकत है नहीं छीनने की। वहां गाजा में क्या हमारे के पास हथियार छीन पाए थोड़ी है, तो बातों में क्या इजराइल कहते हैं ये तो कह रहे हैं इनके पास हथियार है, ये तो कह रहे हैं इनका इजराइल को मारे, तो हम क्या शांति करेंगे इनसे। बकवास बात है, शांति को हम तैयार हैं, इनके हथियार छीन लो, हम बरामद कर लेंगे, कभी क्या बताएंगे। तो समस्या बहुत
हिजबुल्लाह से परेशान है बहुत लेबनान वाले, और सब भी परेशान है, हमास से परेशान है, हमें हमास से गाजा वाले भी परेशान, अपने करें क्या? खूब मुसलमान साथ देने वाले, यहाँ मुस्लिम टेररिस्ट है, उससे क्या फायदा? कश्मीर में देखो आप, कितना बड़ी संख्या के मुसलमान थे, वो सब टेरराइज थे, उनका सारा तो काम बंद हो गया, न कोई सिक्योरिटी, चाहे जब जिसको मार दें, लड़की को उठा देते, मुस्लिम लड़की को नहीं छोड़ते थे किसी को। तो इस्लाम के नाम से, इस्लाम कोई अल्लाह ने अनाज नहीं दिया, ये बातें समझाए उनको, इनका ही सपोर्ट करो। बड़ा देखो आप आखिरी में वहां शांति हो गई, लोग कितने सुख चैन से। कोई आदमी आखिर में चाहे इस चीज को कैसे चाहेगा? अब ये अपने नक्सलाइट से कितने ऐसा हर पब्लिक का ये करेंगे, बड़ी जबरदस्त बातें लगा रहे थे, पर आखिर में सब पब्लिक के खिलाफ हो गई, ये बदमाश बदमाश, इनका क्या विश्वास है, बेकार है। पंजाब में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में वो जब हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, इससे पहले क्या उन्होंने क्या गर्दिश मचाई थी, पंजाब की सारी जनता, सारे सिख मेरे को बता रहे थे, अरविंद जी बता रहे थे, बोले एक नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ डरते हुए करते हैं, बोले मैं आपको कह रहा हूँ मैं एक आदमी नहीं चाहता। उनका छोटा भाई था, वही तो बीजेपी का आरएसएस का अध्यक्ष था, वही बीजेपी का ये जो हिंदू सिखों की संस्था है जिसका वो जयपुर वाला है, चिरंजीव सिंह था। बोले मेरे को सब पता है, मेरा भाई छोटा भाई कहता है एक नहीं चाहता। तो फिर जब ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर आया, उसने कहा मार डालो, के पीएस गिल को बना लिया, गिल भी सिख है, बोला इनको निपटाओ। सब लोग बड़ी रात की सांस पंजाब में सफाया करा, अभी भी कोई नहीं चाहता। इनको कैसे जाओगे आप बताओ ऐसे आदमियों को? अब टीएमसी के जो गुंडे उनको कोई चाहेगा क्या? एक नहीं चाहेगा, डरते नहीं, बोले अलग बात, चाहेगा तो कोई नहीं। आपको आ जाए, आपके पैसे लेगा, आपकी लड़की को उठा के लेगा, आपके भाई को उठा के लेगा। अब आप ये कोई तरीका है? हिजबुल्लाह यही काम करते हैं, आप समझ गए ना इनका नेचर क्या है। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना, अब आप इजराइल से क्या एक्सपेक्ट करें? हिजबुल्लाह से पीस कर ले, अरे वहां का उनका कंट्री का है, वही उससे पीस नहीं कर सकते, चाहते नहीं, आप कहाँ से पीस कर लोगे? वो तो बड़े ही इसके लिए कि इजराइल को खत्म करें, तो आप कैसे पीस कर लोगे? ट्रम्प का बाप का तो भी क्या इजराइल मान लेगा क्या? कभी नहीं मानेगा। बोले पहले ये तय करो, इनके हथियार छीन लो, इस एरिया में आने लगे पंकज जी सारी बचा के, सारे ट्रम्प वो बिल्कुल परफेक्ट है, और मेरा हमारे पर हमला करे नहीं, आना नहीं चाहिए, और उनका हथियार रहने नहीं चाहिए, होगा तो हमारे मामला उल्टा हुआ है। अमेरिका में तुम है क्यों, न तो उसमें कोई विश्वास के योग्य है, न उसमें ट्रांसपेरेंसी है, न उसमें कोई कैपेसिटी। ठीक है ना, उसने अमेरिका की मेक अमेरिका ग्रेट की जगह अमेरिका, इजराइल से मतभेद होने के बाद तो थोड़ा और भी कमजोर हो गया अमेरिका। नहीं मतभेद कुछ नहीं है, मतलब यही वो कि भी लेबनान पे अटैक मत करो। नहीं, आप ये समझ, आप इतनी राजनीति दूर मत ले जाओ, ये सवाल नहीं है इजराइल से मतभेद होने का, प्रश्न नहीं है उसका। ज्यादातर अमेरिकन खिलाफ है, अमेरिकन मेजोरिटी इजराइल की, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी ऐसी है इजराइल के पक्ष में, पर एक सारे क्रिश्चियन जो हैं उनके गिल्टी कॉम्प्लेक्स, न यूरोप वाले एक सीमा से बाहर जाए, कोई ईसाई नहीं जाएगा, क्योंकि 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया गया था, हमारा वो इतना बड़ा शिकार है, उसके पास सुन के घबराते हैं। जर्मनी तो बोल भी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल। इजराइल बहुत आदमी, इजराइल को सब करेंगे, बड़ा मुश्किल है। ये तो लोगों को जिनको पता नहीं है इतिहास का, वो है सरफेस वाले कागज अखबारों की तरह, पता चलेगा तो एक नहीं जाएगा, पर कौन जाएगा?
इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के अलावा काम और क्या किया जाता है? कुछ नहीं। भाई आप पड़ोस में हो और वहां से जाए हमला कर दे तो वो पड़ोस को चाहेंगे ना कि भाई अपना आदमी वहां रहे, जो हमें पहले वार्निंग दे दे कि ये सारे आ रहे हैं हमला करेंगे। नहीं, इतनी सी जमीन है हमारी, वो आ जाए हम क्या करें फिर? तो नेचुरली उनको वो करना पड़ता है। प्रश्न पे वापस आते हैं कि आप क्या करोगे जब ऐसा ऐसी सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए? ये अपने को तो करना ही क्या है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान की बात नहीं करती, हिंदुस्तान तो कुछ नहीं, हिंदुस्तान तो कुछ नहीं करने का। तो क्या है, हमारे पास तो कोई चीज है नहीं करने की। हम ये देखते हैं कि इसमें लगता क्या है, ये क्या हो जाए? प्रश्न तो ये है। प्रश्न हम तो करेंगे। हमारा देश तो वैसे भी, अरे अपनी एक सड़क बनाने के लिए वो सब सक्षम नहीं है, वो क्या क्या करेगा? कैपेसिटी हमारी है ही नहीं। देश की तो करने की कैपेसिटी। और ये तो अपना कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से इंतजाम कर लो। रशिया से कर दिया जरा सा एक बार, वेनेजुएला से कर दिया, यूएई से कर दिया, 3 होने के बाद अमेरिका काम चल जाएगा। ठीक है ना? अमेरिका कह रहा मैं दे दूंगा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल, कमी नहीं, थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा लोगों से दे देंगे, तो क्या इससे ज्यादा इनकी पॉलिसी है। ईरान से मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ करेंगे। ईरान भी देख रहा है क्यों बेकार में, जब बिजली रामनवी है तो अपने बेकार में करेंगे। इंडिया का तो ये रोल है, यूएई से हमारे गांठ गांठ रेल भी लेते हैं, हमारे इतने आदमी हैं। आप सोचो 40 लाख आदमी, अब तो इतने लोग एक देश में है छोटे से, तो हम लोगों का तो पूरा इंटरेस्ट उसमें होगा। ईरान में कोई है नहीं, थोड़े बहुत हैं। सऊदी अरबिया में इनमें है, इनसे लगा के खाते हैं, इसलिए से रख रहे हैं। तो इंडिया का तो कोई इश्यू, इंडिया तो चिप्स आर डाउन तो वो इजराइल को तो यूएई को सपोर्ट करेगा। अमेरिका से बिगाड़ना चाहेगा नहीं कि हमारा ट्रेड है, वो पैसे आते हैं, वो उससे भी लगा के खाएगा। इंडिया का तो रियल हेल्प के लिए कुछ करेगा नहीं, सक्षम भी नहीं है, इनके पास है नहीं। इंडिया की तो ये, अमेरिका की आप देख ही रहे हो, वो आदमी ऐसा है, वो तो फंस जाएगा किसी चीज में, लालच लो में आ जाएगा, तो कुछ कर लेगा, फिर भाग जाएगा। ईरान इसीलिए तो आराम से आ रहा है कि भाई क्या करेगा, उसके पास सामान क्या है, हम नहीं माने क्या कर देगा। तो काम बहुत क्यों, भी कोई रास्ता दिख रहा है कुछ छोड़ने का? क्या कोई कोर्स ऐसा लग रहा है कि जिससे रास्ता निकल जाए? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर करना हो तो ईरान को छोड़कर बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, अगर वो आपस में बात करें, आपस में जुड़ पाए, तब शायद कुछ निर्णय वैसा ले पाए और फिर कुछ एक्शन। नहीं, ईरान तो उनकी मानता नहीं है ना, वो तो सारे, वो मान तो नहीं रहा, लेकिन वो तो सारे सुन्नी कंट्री हैं, वो तो शुरू से उन्होंने तो पैसा दे के हमला करवाया था। कुवैत है, सऊदी अरबिया है, ये सारे देशों ने तो अमेरिका को कहा हमला करो, हमको पैसा पैसा उन्होंने दिया, ये पहले भी बात। तो ये तो चाहते ही हैं कि ईरान को कट कर दिया साइज को, और उनके जाने से तो क्या हो, सब अलग अलग चाह रहे हैं, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, खूब जुड़े हुए हैं। ये तो है ना, खाली यूएई से थोड़ा डिफरेंस हो गया कि यूएई इजराइल के साथ वो कर दिया है, और वो ज्यादा एक्सट्रीम
बाकी तो ये सारे ईरान के मामले में सब एक ही है, इसको खत्म कर। तो सबकी जगह टेररिज्म फैलाना वो करना ईरान करता है। इनको परंतु इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की इनकी मुस्लिम जनता है वो ग्लोरीफाई हो रही है, अमेरिका को हरा दिया, जो हमारी पिटाई करी अमेरिका ने 2 बार, अब अमेरिका को हरा दिया ईरान ने। तो इस बात से वो बहुत बड़ा ये मूवमेंट है। बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान सारे ईरान के साथ, पाकिस्तान के ईरान के साथ, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर साथ है ईरान, क्योंकि इसने अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया। तो मुसलमानों में ये तो है ही नहीं, हम दबाव में आके सारे हम मार खाइए। अब इसने एक ये खड़ा होकर उसका मुकाबला किया है। ये चीज बड़ी परेशान कर रही है इन लोगों खाड़ी के देशों को, तो ये तो चाहते नहीं उसको, और पब्लिक का ये है तो उनको निकाल रहे हैं कुछ लोगों को जो इस तरह के हैं। अपने सिटीजन भी जो है, जो वास्तव में बिल्कुल डायरेक्टली रूप से ईरान के साथ है, उनकी सिटीजन छीन रहे हैं। और क्या करेंगे, तो पूरे से पूरे यूनाइटेड सारी यही काम कर। अब क्या चीज ईरान को क्या चीज झुका सकती है? रशिया और चाइना। असली बात तो पावर तो यही है दो उसके पास। रशिया और चाइना मिल जाए अमेरिका के साथ तो पूरा दबाव बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे भी ईरान अभी भी देख रहा है ये सब मुर्दार हैं और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिले तो, और मुसलमान देशों में तो कोई दम है नहीं, न कोई उसको चाहता है न कोई सपोर्ट देना। अब ईरान को जो बढ़ावा दे रहे हैं उकसावा, तो रशिया और चाइना। इजराइल को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। अब आप अगर देखो तो समझ ये है, अमेरिका इतनी सपोर्ट तो करेगा कि भाई इस लड़ाई में कोई हो तो दूसरा एंटर नहीं करे, वो तो ओपनली एंटर रशिया चाइना नहीं करे, ये तो अमेरिका अपनी प्रेजेंस से करेगा। इसको कितना हथियार दे नहीं दे वो तो उसकी बस की बात कम, इतना तो आराम से कर ही सकता है, वो ही करेगा। अब इजराइल के सामने क्या है, ईरान कितना बड़ा है, कितना बड़ा कंट्री है, कितने लोग हैं, मिनिस्क्यूल है। ईरान के सामने 50 में से जमीन है इजराइल के पास। ईरान में 10 गुणे आदमी है उसके। अब वो स्पिरिट बहुत जबरदस्त है। ईरान में कोई है नहीं, वो डिवाइडेड है, उसमें तो लोग चाहते नहीं। इजराइल में बहुत जबरदस्त स्पिरिट है। ये 2 ही आंकड़े हैं, और तो सब ये लोग तो क्या करेंगे, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, अपने स्वार्थ के ऊपर करने वाले हैं, वो डिसाइसिव हो नहीं सकते। जैसे हिंदुस्तान का भी डिसाइसिव होता नहीं, क्यों कुछ है ही स्वार्थ में डूबे। ये तो सारे स्वार्थ में डूबे हुए थे, तो क्या करें। यदि देखें किस तरह से हमारा कंफर्ट रह जाए, हम बच जाए, हमारे को कोई नुकसान नहीं है, इसके अलावा ये कोई पॉजिटिव रोल। तो 2 ही फोर्सेज रही, इजराइल और ईरान। ईरान सपोर्टेड बाई मोरल सपोर्ट, चाइना मटेरियल सपोर्ट भी दे ही रहे होंगे, पता नहीं, वो तो करेंगे। चाइना कह रहा मैं नहीं दूंगा, ज्यादा तो देने वाले है भी, रशिया की कोई स्थिति नहीं है देने की, तो फिर ईरान से चाइना की स्थिति है वो भी अमेरिका से बिगाड़ना नहीं चाहेगा, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो ईरान को मोरल सपोर्ट हुआ है, इजराइल को इंडिया है, यूएई है, अमेरिका है, ये 3 कंट्री है, और तो कोई सपोर्ट है। जो दुनिया भर में जितने हैं उनकी सपोर्ट, वो कितने लोग
अब इसमें क्या गड़े बैठेंगे, ये मुश्किल है। पंकज क्या लग रहा फिलहाल तो कम से कम है? समझ में फिलहाल आ रही बनी। रिजोल्यूशन होना तो मुश्किल है ना। और आपने कोई कर भी लिया बैठ के तो थोड़े दिन चलेगा कि बेसिक चीज तो टैकल हुई, चलने वाला है। तो डेडलाइन क्या है कि अगर ईरान के पास एटम बम बनाता है वो, तो इजराइल जो है वो काम करने नहीं देगा। क्यों? अगर हमें बाद में मरना, पहले ही मरेंगे। देखिए इजराइल ने इतने बम तैयार कर रखे हैं, यही सबसे बड़ी एक पॉइंट है कि वो सारे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकते। खुद तो खत्म हो गए, फिर हम तो मरे ही हैं, कोई खास बात नहीं। सारों को खत्म कर दिया। इसी से सारे मुसलमान डरते हैं कि भाई ये मरेगा तो अपने को ले लूंगा। और कोई पॉइंट, फोकल पॉइंट रोकने वाला है नहीं। नहीं तो इतने मुसलमान है, इस मामले में सब एक है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को जिंदा मत छोड़ो। इसके बारे में तो सियासत सब एक है। प्रॉब्लम क्रक्स ये है, इजराइल को मिटा सकते हैं, खुद मिटना पड़े पर वो कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़े। आपको चलो हम तो मर ही जाएंगे मिनटों में। इजराइल का भी कुछ ज्यादा है ही नहीं, थोड़े से तो आदमी है, वो मर जाए। तुम्हारे लिए भी एक नहीं बचेगा ये परिस्थिति विकट है। बस यही बैलेंस ऑफ पावर। वर्ष टू वर्ष ये है कि ऐसा हो जाएगी इजराइल मजबूर हो जाए वो काम करने की। का इम्पैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है। वो विकिरण फैलेगा तो यहाँ बुरी तरह मरेंगे करोड़ों करोड़ों आदमी। मतलब जहां भी दुनिया में कोई होगा तो हिंदुस्तानियों को ही सबसे पहले मरना पड़ेगा, कहीं भी हो, क्योंकि वल्नरेबल यही सबसे ज्यादा। उसके बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे ज्यादा वल्नरेबल। वहां कुछ भी होता है, यहाँ की यहाँ 10-20 करोड़ लोग। क्यों? ये चीज है कि नहीं कनेक्टेड है? ये एटॉमिक वार हो जाएगी तो नुकसान किसको होगा? हाँ? आप है बेटा, और कोई फैक्टर है क्या? टेम्परेरी कोई दबाव छिथा में कर भी लो आप, ठहरेगा कितनी देर? ये गवर्नमेंट ईरान में रहेगी वो तो बढ़ाएगी। उनको दबाव किया, वो मटेरियल देंगे नहीं आपको, और वो कहते हम नहीं बनाएंगे, उसकी वैल्यू है नहीं। बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप नहीं बनाना है तो आप क्यों कर रहे हो? पावर प्लांट के लिए तो जरूरत नहीं। साफ ही दिख रहा है। तो इतनी बात है कि इजराइल ये देख ले कि भाई वो नहीं डालेंगे या कोई ऐसी बात है तो वो चांस ले ले, और उनके पास रिपोर्ट बहुत रहती है, वो जरा सा भी मैरिनेट करेंगे तो जल्दी से वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव। ये कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक इजराइल कर सकता, बहुत बेकार काम। रशिया भी डरता है यूक्रेन की करने से, इजराइल को काम करने पर मजबूर हो जाए, बड़ा बढ़िया, बहुत बड़ा। फिर कुछ कुछ दुनिया में बचे भी नहीं, इतनी बार हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। एक बार ये चिंगारी लगने के बाद कुछ पता नहीं।
हम लोग बहुत नजदीक पे बैठे, एनिमिटी बहुत गहरी है ना, जैसे हिंदू मुसलमानों की हो रही, उसका भी मिटने का रास्ता दिखता है। रिलीजन ऐसा ही, उनकी फंडामेंटल बात है। वो करें, हम नहीं भी चाहते हैं, हमारा प्रेम है तो करें क्या, अल्लाह को थोड़ी नाराज करते हैं। हम भी काफिर के साथ तो बनना। और वो जिस नजर से देखते हैं, अगर आप मुझे देखो तो आप भी बस ही देखो, एक में ईमान नहीं है, इनमें बेईमान है, बातें करते सारे बुजदिल हैं, ऐसे देखते हैं वो नहीं, बेईमान है, बुजदिल है, ईमान नहीं सारा ढकोसला करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई ईमान का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, हर कुछ सब कुछ करते हैं। उनको सारी दुनिया जो अल्लाह पे नहीं है वो ऐसे लगती, अच्छी लगती है। फिर कुछ और नहीं, क्या इम्पोर्टेंट तो मामला बहुत सीरियस है। इसके आगे टाइटल है नाइजर डेल्टा, विकास का भ्रम, प्रदूषण और सभ्यता का संकट। और और म्यांमार, वेनेजुएला, भारत के आदर्श और राष्ट्रीय हित। हम्म, क्वाड, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और विश्व एकता का प्रश्न। कुछ है। ये विश्वविद्यालय ने मायनावार बड़ा करने, वो नाइजर डेल्टा का रही है, वो इसकी तो कोई खास बात नहीं पड़ी है। नाइजर डेल्टा का अगली बार कर लें। ये बर्मा वाला पड़ लो, ये भी आगे ही गया। म्यांमार, वेनेजुएला, भारत के आदर्श और राष्ट्रीय हित। आदर्श आदर्श तो क्या, इनका दूर दूर से कोई करिश्मा नहीं है। हाल ही में म्यांमार और वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुखों का भारत दौरा सुर्खियों में रहा। यदि हम इन देशों की पृष्ठभूमि को देखें तो दोनों ही स्थानों पर लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का संकट दिखाई देता है। म्यांमार, कहने को म्यांमार एक संगठित राष्ट्र है, किंतु वहां लंबे समय से सत्ता और जनता की आकांक्षाओं के बीच संघर्ष बना हुआ है। वर्ष 2021 के सैन्य तक 70 वर्ष हो गए ने राज लिया था, 50 के बाद कुछ। वर्ष 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने देश की राजनीतिक दिशा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके पहले भी नियंत्रण नहीं था, 16 दिन के लिए आई थी, उसको चलती भी नहीं थी। सारा सैन्य शासन ही है, 5 साल से है। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची को विभिन्न आरोपों में नजरबंद रखा गया तथा अनेक असहमति रखने वाले समूहों और समुदायों के विरुद्ध दमनात्मक नीतियों के आरोप भी लगते रहे हैं। हाल में हुए चुनाव पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया पर सेना का प्रभाव बना रहा। आज म्यांमार सैन्य शासन, लोकतंत्र समर्थक, प्रतिरोध समूहों तथा विभिन्न जातीय मिलिशियाओं के बीच चल रहे बहुमोर्चीय संघर्ष और गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। वेनेजुएला, दूसरी ओर वेनेजुएला भी लंबे समय से सत्ता, वैधता और जन इच्छा के संकट से गुजर रहा है। हाल के
राजनीतिक घटनाक्रमों और सत्ता संघर्षों के बीच विपक्षी समूहों द्वारा राष्ट्रपति से जुड़े विवादास्पद घटनाओं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। सरकार पर विरोधी आवाजों को दबाने तथा राजनीतिक असहमति पर नियंत्रण रखने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं वेनेजुएला की राजनीति पर बाहरी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप का भी प्रभाव पड़ा है। इन परिस्थितियों के बीच देश की जनता लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। भारत म्यांमार समझौता, सुरक्षा और सामरिक आवश्यकता। इस अशांत पृष्ठभूमि के बावजूद भारत और म्यांमार के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जो भारत की सामरिक आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। म्यांमार ने भारत को आश्वासन दिया है कि उसकी सीमा का उपयोग भारत विरोधी विद्रोही संगठनों जैसे NSCN-K और उल्फा द्वारा नहीं किया जाएगा, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सीमा क्षेत्रों में अपने ठिकाने बना रखे थे। व्यापार और आर्थिक एकीकरण। दोनों देश वर्ष 2021 से संचालित रुपया क्यात निपटान तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने तथा कृषि प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए हैं। कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। कलादान, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट तथा भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। भारत ने इस अवसर पर अपनी नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के महत्व को भी रेखांकित किया। सांस्कृतिक और खनिज सहयोग। दोनों देशों ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्वों तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व को स्वीकार किया। साथ ही लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मीकोंग गंगा ICCR स्कॉलरशिप की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 कर दी है। वेनेजुएला, ऊर्जा सुरक्षा, US सैंक्शंस और बदलती वैश्विक परिस्थितियां। म्यांमार की तरह ही वेनेजुएला के साथ भारत की बातचीत भी मुख्यतः व्यावहारिक आवश्यकताओं पर आधारित दिखाई देती है। विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़ते हैं। वेनेजुएला की एक्टिंग इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्वेज ने जून 2026 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा में हुई चर्चाएं भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। स्पॉट से लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की ओर। वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल क्रूड ऑयल का भंडार है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 17% माना जाता है। हाल ही में अप्रैल-मई 2026 वेनेजुएला, रूस और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अब दोनों देशों के बीच तत्काल खरीद, स्पॉट परचेजेस से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा चल रही है, जिससे भारत को दीर्घकालिक और अपेक्षाकृत स्थिर तेल आपूर्ति मिल सके। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। भारत की सरकारी तेल कंपनियां, विशेषकर ONGC विदेश वर्ष 2008 से वेनेजुएला के अपस्ट्रीम सेक्टर तेल उत्पादन में निवेश कर रही हैं। अब दोनों देशों ने नए ऑयल ब्लॉक्स तथा रिफाइनरीज के विकास में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग। तेल के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, उत्पादन, सप्लाई चेन को लेकर भी चर्चा हुई है, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज तथा EV बैटरीज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स। भारत की कम लागत वाली जेनेरिक मेडिसिन को वेनेजुएला की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुंचाने तथा भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर, कृषि उपकरणों और संबंधित उद्योगों में विनिवेश की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इन सभी समझौतों को देखने पर एक प्रश्न मन में उठता है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण और सत्य के पक्ष में खड़े होने की बात करता रहा है। यही उसकी पहचान भी रही है। फिर जब किसी देश में ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं जहां जनता की इच्छा, लोकतंत्र या मानवीय मूल्यों पर प्रश्न उठ रहे हों, तब भारत का व्यवहार कैसा होना चाहिए? यह सही है कि हर राष्ट्र की अपनी सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक आवश्यकताएं होती हैं। भारत की भी हैं, लेकिन क्या केवल आवश्यकता ही पर्याप्त है, या फिर किसी राष्ट्र को अपने स्वभाव और आदर्शों को भी ध्यान में रखना चाहिए?
यदि भारत केवल अपने लाभ, सुरक्षा और सामरिक हितों को देखकर सम्मत बनाता है तो फिर उसमें और अन्य शक्तिशाली देशों में क्या अंतर रह जाता है जो वर्षों से यही करते आए हैं। और यदि भारत वास्तव में एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो सत्य और विश्व कल्याण की बात करती है, तो क्या उसे उन बातों पर भी अपनी स्पष्ट राय नहीं रखनी चाहिए जिन्हें वह गलत मानता है। संभव है कि इन प्रश्नों का उत्तर सरल न हो, लेकिन इतना अवश्य है कि किसी राष्ट्र की महानता केवल उसकी शक्ति, संपत्ति या प्रभाव से नहीं मापी जाती। अंततः उसे इस बात से भी आंका जाता है कि उसने सुविधा और सत्य में से किसे अधिक महत्व दिया। शायद यही प्रश्न आज भारत के सामने भी खड़ा है। अंतिम भारत ने दूसरी तरफ भी गया, आदर्श तो उन्होंने ताक में रखा हुआ, कतई 1% इकोनॉमिक कंट्री के अलावा भारत में कोई नहीं है। ये तो एक राष्ट्र कंट्री है, तो इसको यह है कोई वैल्यू तो है ही नहीं एकदम। मुझे नाइजर डेल्टा का अगली बार